हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़। ये 4 जुलाई 2021 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चंस हैं। कई टॉपिक है, जैसे उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री कौन चुने गए हैं, शपथ ले रहे हैं, तो क्या ऐसा होता है वहाँ पर उत्तराखंड में, छोटे से राज्य में, कि बार बार मुख्यमंत्री चेंज होते हैं, उससे क्या इफेक्ट होता है राजनीतिक, सामाजिक, इन सब पे बात करेंगे। केंद्र सरकार ने डिफेंस सर्विसेज से जुड़े कर्मचारियों की हड़ताल पर प्रतिबंध लगाने का एक अध्यादेश लागू किया है। तो क्या है ये अध्यादेश, और ये ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड से रिलेटेड है, उसका निगमीकरण किया जाना है, कई हिस्सों में ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड को तोड़ा जाना है, अलग अलग करना है, तो उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। टोक्यो ओलंपिक में क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय महिला तैराक कौन बन गई है, पहली भारतीय महिला तैराक। ओके, फोटोग्राफ आप देख रहे हैं, तो इस बारे में भी बात करेंगे। ओलंपिक थीम सॉन्ग लॉन्च किया गया है, इंडिया का अपना, तो क्या है इसको सुनाएंगे भी आपको। भारत के किस इंटरनेशनल एयरपोर्ट को रोल ऑफ एक्सीलेंस के सम्मान के लिए चुना गया है। इसके अलावा भी कई और टॉपिक है जिस पर डिटेल में बात करते हैं। और हाँ, अगर पसंद आए तो लाइक बटन जरूर दबाना इस वीडियो को, ओके, और कमेंट बॉक्स में बताना, शेयर जरूर करना अपने तमाम दोस्तों को। तो शुरू करते हैं, और पहला क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट है, उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री कौन चुने गए हैं। आंसर होगा पुष्कर सिंह धामी। ठीक है, नाम आप ध्यान रखना। नए मुख्यमंत्री ये चुन लिए गए हैं, उनका फोटोग्राफ आप देख रहे हैं। ओके, देखिए, जब तक मैं ये वीडियो बना रहा था तब तक उनका शपथ ग्रहण नहीं हुआ था, लेकिन भाजपा विधायक दल के नेता वो चुन लिए गए थे। ठीक है, तो 4 जुलाई यानी आज ही के दिन वहाँ की जो गवर्नर हैं, उत्तराखंड के गवर्नर बेबी रानी मौर्य, तो वो 11वें सीएम के रूप में शपथ दिलाएंगे, या अब तक दिला चुके होंगे जब तक आप वीडियो देख रहे हैं। इनकी उम्र मात्र 45 ईयर है और उत्तराखंड के सबसे युवा मुख्यमंत्री कहलाएंगे। ओके, अगर ये पूछा जाए कि उत्तराखंड के सबसे युवा मुख्यमंत्री कौन है, तो इनका नाम आ जाएगा पुष्कर सिंह धामी। मैप में उत्तराखंड यहाँ पर है, ये वाला रेड कलर वाला। ओके, अच्छा, इससे पहले तीरथ सिंह रावत जो है वो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री थे, और हालांकि उन्होंने 2 जुलाई की देर रात को इस्तीफा दे दिया था। तो नए मुख्यमंत्री जो हैं वो आप ये बीच में देख रहे हैं, इनको पुष्कर सिंह धामी वो हो गए। ओके, इनका जन्म हुआ था 16 सितंबर 1975 को पिथौरागढ़ में हुआ था। ओके, और 2012 में ये पहली बार विधायक चुने गए थे। देखिए, उत्तराखंड की बात करेंगे तो उत्तराखंड का जो गठन हुआ था 9 नवंबर 2000 का हुआ था। ये डेट ध्यान रखने की बात है, 9 नवंबर सन 2000। इसके बाद से एक ही मुख्यमंत्री ने अपना कार्यकाल पूरा किया था, उनका नाम था नारायण दत्त तिवारी। ओके, वो कांग्रेस से जुड़े थे, और इसके अलावा जो भी मुख्यमंत्री हुए हैं, चाहे कांग्रेस के हों या बीजेपी के, वहाँ पर कोई भी दूसरा मुख्यमंत्री अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर सका है। ठीक है, तो अभी हम लोग देख रहे हैं कि पिछले 4 महीने में ये तीसरे मुख्यमंत्री हैं उत्तराखंड के। पहले जो थे त्रिवेंद्र सिंह रावत, वो वर्ष 2017 में मुख्यमंत्री बने थे, लेकिन 10 मार्च 2021 को पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व में के दबाव में उनको इस्तीफा देना पड़ा था। इसके बाद 10 मार्च 2021 को तीरथ सिंह रावत मुख्यमंत्री बने, लेकिन वो मात्र 115 दिन ही सीएम रह सके। तो यहाँ पर सवाल उठता है कि आखिर बीजेपी को सीएम क्यों बदलना पड़ा। देखिए, वैसे तो राजनीतिक तौर पर यह कहा जा रहा है कि अभी जो तीरथ सिंह रावत, जो इससे पहले के जो मुख्यमंत्री थे उत्तराखंड के, वो सांसद हैं और विधानसभा के सदस्य नहीं हैं। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 164(4) यानी 164(4), तो वो ये कहता है कि मुख्यमंत्री या मंत्री अगर 6 महीने तक, 6 मंथ तक राज्य के विधानमंडल का सदस्य नहीं है, तो उस मंत्री का पद इस अवधि के साथ ही समाप्त माना जाएगा। मतलब 6 महीने के अंदर ही समाप्त माना जाएगा। मतलब यह है कि संवैधानिक प्रावधान के तहत उनको शपथ लेने के 6 महीने के अंदर, यानी अगर इनकी बात होगी तीरथ सिंह रावत की, इससे पहले जो मुख्यमंत्री थे, तो उनको 10 सितंबर तक विधानसभा का सदस्य चुना जाना जरूरी था। लेकिन यहाँ पर एक और पेंच था। निर्वाचन आयोग यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के नियम के अनुसार अगर सदन का कार्यकाल यानी विधानसभा का कार्यकाल 1 साल बचा हुआ है, तो उपचुनाव कराना या न कराना चुनाव आयोग पर निर्भर करता है, ये मैंडेटरी नहीं रह जाता है। ओके, और ये माना जा रहा है कि कोविड-19 की वजह से चुनाव होना भी संभव नहीं है। लेकिन ये बात सामने आ रही है कि तीरथ सिंह रावत जो थे इससे पहले मुख्यमंत्री, वो अलोकप्रिय मुख्यमंत्री थे, विवादित बयान उन्होंने बहुत सारे दिए थे। और ये माना जा रहा है राजनीतिक तौर पर, और जो न्यूज़पेपर्स है उसमें भी ये है कि
उपचुनाव अगर होते तो उनके जीतने की संभावना बहुत कम होती। तो इसलिए अब वहाँ पर नए मुख्यमंत्री, बीजेपी ने नए मुख्यमंत्री के तौर पर इनको चुन लिया है, ओके, पुष्कर सिंह धामी को। अब यहाँ पर एक सवाल उठता है कि छोटे राज्यों के साथ ऐसी समस्या क्यों आती है कि वहाँ मुख्यमंत्री बार बार बदला जाता है। अक्सर आप देखेंगे छोटे राज्यों के जो मुख्यमंत्री होते हैं उनका बड़े राज्यों के मुख्यमंत्री की तुलना में कद बहुत छोटा होता है, ओके। पॉलिटिकल प्रतिष्ठा जो है वो कम होती है, उस राज्य में जरूर होती है लेकिन उसके बाहर के क्षेत्रों में उतना बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं होता है। देखिए क्या है कि पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी, ठीक है, थोड़ा समझने की बात है। छोटे राज्य होते हैं, कम विधायक होते हैं, आर्थिक संसाधन भी कम होते हैं, जैसा कि उत्तराखंड के पास है। तो ऐसे में केंद्र सरकार या फिर कहे उस जिस पार्टी की सरकार है वहाँ पर उसका जो शीर्ष नेतृत्व है उसको जब चाहे बदलने का मौका मिल जाता है। लेकिन बड़े राज्य जैसे उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, वहाँ पर ऐसा होना बहुत मुश्किल होता है, आमतौर पर संभव नहीं होता है कि मुख्यमंत्री को बार बार बदल दिया जाए। जैसे कि पॉलिटिकल बात करें तो उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, तो उनको लेकर पिछले कुछ वक्त में काफ़ी चर्चा हुई कि उनको हो सकता है पद से हटना पड़े, दूसरे मुख्यमंत्री बनाए जा सकते हैं। लेकिन पूरी कोशिशों के बावजूद जो केंद्रीय नेतृत्व है पार्टी का वो योगी आदित्यनाथ को वहाँ से हटा नहीं सका या उनका कद छोटा नहीं कर सका मुख्यमंत्री के तौर पे भी, ओके। वजह यही रही कि ये उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा है और वहाँ पर उत्तर प्रदेश में जब बहुत बड़ा प्रदेश है, बहुत सारे विधायक हैं, तो जो भी मुख्यमंत्री होगा तो उसका कद भी औपचारिक रूप से थोड़ा बड़ा होगा, बड़े एरिया में उनका प्रभाव होगा। तो ऐसे में जो पार्टी का पॉलिटिकल पार्टी है उसके नेतृत्व को भी लगता है कि अगर उस मुख्यमंत्री को हम हटाते हैं तो उसकी वजह से जो जनाधार है उस पर असर पड़ सकता है। अब कर्नाटक की बात कर लें, वहाँ पर BS येदियुरप्पा मुख्यमंत्री हैं और वहाँ पर काफ़ी टशन चल रहा है, वहाँ पर बीजेपी की सरकार है। लेकिन वहाँ पर बीजेपी जो है वो उनको हटाने की ये सोच भी नहीं पा रही है। काफ़ी विवाद हो रहा है, उनको हटाने की बातें हो रही है BS येदियुरप्पा को, लेकिन ये माना जा रहा है कि अगर उनको हटाएगा तो पार्टी वहाँ पर टूट जाएगी, ओके। लेकिन छोटे जो राज्य होते हैं उसमें ऐसा नहीं होता है, छोटे राज्य में कम विधायक होते हैं, कम संसाधन होते हैं, ऐसे में उनका प्रभाव भी बहुत लिमिटेड एरिया में होता है, इसलिए चुटकियों में मुख्यमंत्री बदल दिए जाते हैं, ओके। कांग्रेस सरकार में भी यही हुआ था, उस समय भी इससे पहले जो सरकार थी वहाँ उसमें 2 मुख्यमंत्री चेंज हुए थे और बीजेपी की सरकार में हम लोग देख रहे हैं कि ये है। तो आमतौर पर आप देखेंगे कि जो केंद्रीय नेतृत्व होता है, जो बड़ी पार्टियां होती है या केंद्र में जो सरकार होती है, उसे अच्छा लगता है कि राज्यों में छोटे छोटे राज्य जो हैं छोटे छोटे हों, ओके। और छोटे छोटे राज्य होंगे तो उनके नेताओं की हैसियत बहुत बड़ी नहीं होगी। ऐसे में उनको उंगलियों पर नचाया जा सकता है, बदला जा सकता है, जब चाहे किसी को खड़ा कर दिया जाए, मुख्यमंत्री बना दिया जाए, जब चाहे किसी को हटा दिया जाए। तो उत्तराखंड जो है एक तरह से आप देखेंगे अनस्टेबिलिटी, पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी का एक गढ़ सा बन गया। ये थोड़ा डिटेल में बताया क्योंकि कई बार पॉलिटिकल इशू को लेकर और राज्य, बड़े राज्य, छोटे राज्य को लेकर चर्चाएं होती रहती हैं, खासतौर पे UPSC के इंटरव्यू वगैरह में या उसके एग्जामिनेशन में इन सब पर कुछ लिखने को आ सकता है और समझना भी आपके लिए ज़रूरी है, ओके। कई बार आप ये सुनते भी होंगे कि उत्तर प्रदेश को कई टुकड़ों में तोड़ दिया जाए, तो इससे राज्य को तो उतना भला नहीं होगा। ये कहा जाएगा कि प्रशासनिक तौर पर हम उसको बेहतर ढंग से संचालित कर पाएंगे, लेकिन वहाँ होगा क्या, छोटे छोटे राज्य हो जाएंगे, संसाधन कम होंगे, तो जो क्षेत्रीय पकड़ है नेताओं की वो कम हो जाएगी। तो ऐसे में केंद्रीय नेतृत्व को अलग अलग राज्यों में जो छोटे छोटे राज्य हैं उनमें शासन करना या वहाँ पर हस्तक्षेप करना बहुत आसान हो जाएगा। मध्य प्रदेश की बात कर लें, ये यहाँ वाला जो ये क्षेत्र है ये है मध्य प्रदेश। वहाँ भी कई बार होती है कि वहाँ जो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान उसको भी थोड़ा हटाया जाए, लेकिन जो केंद्रीय नेतृत्व है पार्टी का वो उसकी हिम्मत नहीं है कि वहाँ पर बदल दें, क्योंकि वहाँ के जो लीडर हैं, मुख्यमंत्री हैं, उनका अपना एक बड़ा प्रभाव है बड़े एरिया में, ठीक है। मुझे लगता है मुद्दा आप समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला टॉपिक लेते हैं, ये भी इम्पॉर्टेंट है, काफ़ी चर्चा है इस मुद्दे की। उससे पहले आपको बता दूं कि 2021 का जनवरी से जून तक का जो करंट अफेयर्स है वो अवेलेबल है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। काफ़ी डिटेल में जैसे मैं बताता हूँ वैसे ही कंटेंट वहाँ लिखा रहता है,
ओके। और 2020 का भी, पिछले साल का भी करंट अफेयर्स पूरे साल का अमेजन पर बेस्ट सेलर है, आप चाहें तो ले सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। अगला क्वेश्चन होगा, आप देख रहे हैं केंद्र सरकार ने रक्षा सेवाओं यानी डिफेंस सर्विसेज से जुड़े कर्मचारियों की हड़ताल पर प्रतिबंध लगाने से संबंधित कौन सा अध्यादेश या कहें ऑर्डिनेंस लागू किया है? इसका आंसर होगा आवश्यक रक्षा सेवा अध्यादेश 2021। इंग्लिश में कहेंगे इसे एसेंशियल डिफेंस सर्विसेज ऑर्डिनेंस 2021। ओके, देखिए केंद्र सरकार ने जून 2021 में ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड जो है यानी OFB उसके पुनर्गठन करके और उसको निगमीकरण करने का फैसला किया। 7 भागों में बांटा जाना है ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड को। ओके, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड, इसके बारे में मुझे लगता है आप जानते होंगे, इसकी स्थापना 200 साल से भी पहले हुई थी। मुख्यालय कोलकाता में है। देश भर के बहुत सारे इलाकों में उसके अलग अलग फैक्ट्रीज हैं और इसका काम जो है वो डिफेंस फोर्सेज जो हैं, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड का ये काम है कि जो सेना है उन सबको गोला बारूद सप्लाई करना, जैसे एयरक्राफ्ट वेपन्स हुए, एंटी एयरक्राफ्ट जो वॉरफेयर हैं, नेवल वेपन्स हैं, रॉकेट है, मिसाइल है, मिसाइल लॉन्चर है, मिलिट्री व्हीकल है। जैसे ये मिलिट्री व्हीकल है, इसे भी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड की तरफ से ही आगे बढ़ाया गया। ओके, वहीं पर निर्माण वगैरह हुआ है। तो वहाँ पर 76,000 कर्मचारी काम करते हैं, 76,000 से ज़्यादा, और वे सब ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड के जो कई टुकड़े किए जाने हैं, 7 टुकड़े, तो उसका विरोध कर रहे हैं और हड़ताल की धमकी दे रहे हैं। हड़ताल भी कह रहे हैं कि हम हड़ताल करेंगे। ये सब वही लोग हैं, उन्हीं के कर्मचारी लोग हैं। तो इसी के बाद केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में ये अध्यादेश लागू कर दिया है कि आप हड़ताल ही नहीं कर सकते हैं। ओके, रक्षा सेवा अध्यादेश 2021, इस पर प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद ने सिग्नेचर कर दिया और ये 6 महीने तक के लिए कानून बन चुका है, कानूनी रूप ले चुका है। इसके अनुसार ये है, बड़ा गंभीर मामला है कि अगर डिफेंस सर्विसेज से जुड़ा हुआ कोई भी व्यक्ति हड़ताल शुरू करता है तो वो गैर कानूनी होगा। हड़ताल को अवैध घोषित कर दिया गया। अगर हड़ताल में शामिल होता है कोई भी कर्मचारी तो उसे 1 साल की जेल हो सकती है या 10,000 रुपये जुर्माना या दोनों दंडित किया जा सकता है। इसके अलावा अगर कोई सपोर्ट करता है या चंदा देता है हड़ताल के लिए, या वहाँ के जो पूरा माहौल बना हुआ है कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड को निगमीकरण न किया जाए, तो अगर चंदा भी देता है उसके लिए तो उसको भी अपराध माना जाएगा। ओके, तो ये स्थिति देखने को मिल रही है कि अब हड़ताल भी जो है ना, जो एक तरह से संवैधानिक जो शक्ति थी लोगों के पास, वो भी कानूनी रूप से उसको दबाया गया। अच्छा, सरकार का ये कहना है कि चूंकि जो डिफेंस सर्विसेज हैं उस वहाँ पर या मिलिट्री में, आर्मी में, इसके लिए गोला बारूद की बहुत ज़रूरत है और अगर हड़ताल हो गई तो ऐसे में सीमा पर जो तैनात हैं जवान और सीमा पर जो सुरक्षा की जा रही है वो इफेक्टेड हो सकती है। तो इसलिए ये किया गया है। ओके, तो रक्षा उपकरण उत्पादन, सेवा, संचालन, इससे जुड़े हुए कर्मचारी या कोई भी जो औद्योगिक प्रतिष्ठान हैं जो उत्पादन कर रहे हैं, तो वहाँ के कार्यरत जो कर्मचारी हैं वो सब इस अध्यादेश के अंतर्गत आ गए। ओके, अच्छा, एक सवाल उठता है कि ऑर्डिनेंस जो होता है यानी अध्यादेश, वो सरकार कब लागू करती है? देखिए, जब संसद सत्र नहीं चल रहा हो और केंद्रीय मंत्रिमंडल किसी मुद्दे को लेकर ये चाहता है कि ये नियम या कानून बन जाए तो ऑर्डिनेंस के थ्रू उसको करते हैं। ओके, केंद्र सरकार करती है। ये 6 मंथ के लिए वैध होता है और हालांकि इसके बाद अगले 6 महीने के लिए कई बार बढ़ाया जा सकता है, लेकिन अस्थायी कानून बनने के लिए इसे संसद के दोनों सदनों से पास होकर फिर विधेयक के रूप में उसको राष्ट्रपति के पास सिग्नेचर होने के लिए जाना ज़रूरी है। ओके, तो आपने देखा कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड का अलग अलग टुकड़े किए जा रहे हैं और ये माना जा रहा है, हालांकि सरकार ये नहीं कह रही है कि हम उसको बेच देंगे प्राइवेट कंपनी को, लेकिन जो वहाँ का यूनियन है और जो न्यूज़पेपर्स में भी है कि सरकार की जो मंशा है वो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड को अलग अलग टुकड़े में करके और उसको जो है या तो शेयर बाजार में दिया जाए या फिर विदेशी निवेश उसमें करवाया जाए
ओके, तो उसकी हिस्सेदारी बेची जाए। सरकार ये करना चाह रही है। मुझे लगता है पूरा मुद्दा समझ गए होंगे आप। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोक्यो ओलंपिक में क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय महिला तैराक कौन बन गई है? पहली भारतीय महिला तैराक, आंसर होगा माना पटेल। ओके, माना पटेल बन गई हैं भारतीय महिला तैराक, अच्छी मानी जाती हैं। और आपको पता होगा कि ओलंपिक गेम्स में कोई भी यूं ही नहीं जा सकता है वहाँ पर खेलने के लिए। बहुत सारे क्वालिफाइंग इवेंट्स होते हैं और ओलंपिक समिति जो है वो बहुत सारे गेम्स को, जो अलग अलग क्षेत्रीय स्तर पर जो गेम्स होते हैं, या तो एशियाई गेम्स हो गया या फिर रीजनल कोई भी अलग अलग जो गेम्स होते हैं, या वर्ल्ड कप हो गया अलग अलग, जैसे कि शूटिंग का अभी हुआ है, इसके अलावा तीरंदाजी का हुआ है, तो ये सब क्वालिफाइंग मान लिया जाता है उसके लिए। तो इसी तरह तैराकी का भी क्वालिफाइंग हो रहा था और उसमें ये माना पटेल जो हैं, आपको मैं दिखाता हूँ, ये फोटोग्राफ है। किरण रिजिजू तो अपने खेल मंत्री हैं देश के, उन्होंने इसको ट्वीट भी किया है और ये कहा है कि पहली भारतीय महिला हो गई हैं वो, ओके, जो टोक्यो ओलंपिक में वो हिस्से क्वालिफाई कर गई हैं, वो जा रही हैं। ओके, और ये आपको बता दूं कि ये बैक स्ट्रोक स्विमर है। बैक स्ट्रोक स्विमर कि मतलब उल्टी तरफ होकर और तब स्विमिंग करना, ठीक है। इसके आगे एक और क्वेश्चन है, उसमें मैं वीडियो भी दिखाऊंगा कि बैक स्ट्रोक जो स्विमिंग होती है वो क्या होता है, ठीक है। माना पटेल, इनसे पहले अभी तक कोई भी भारतीय महिला तैराक ने ओलंपिक के लिए क्वालिफाई नहीं किया था, ऐसा न्यूज़पेपर्स में ये बताया गया, ठीक है। तो भारतीय तैराकी महासंघ है, उसके अनुसार माना पटेल की जो क्वालिफाई की हैं ओलंपिक में, तो वो विश्वविद्यालय कोटा से उन्होंने ये किया है, ठीक है। यूनिवर्सिटी कोटा से इन्होंने किया है। माना पटेल जो है वो टोक्यो ओलंपिक में 100 मीटर बैक स्ट्रोक स्विमिंग में भाग लेंगी, जो कंपटीशन होगा। ओके, हालांकि जो ओलंपिक हो रहा है उसमें ये तीसरी तैराक है, मतलब 2 मेल तैराक क्वालिफाई किया है और तीसरी ये है माना पटेल, ठीक है। श्री हरि नटराज और साजन प्रकाश, उन्होंने ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया था, टाइमिंग में ए स्तर का क्वालिफिकेशन उन्होंने पाया था और अब ये तीसरी बन गई है और महिला के तौर पर ये पहली है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। किस तैराक ने टोक्यो ओलंपिक के तैराकी ट्रायल में 100 मीटर बैक स्ट्रोक का नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया? वर्ल्ड रिकॉर्ड से रिलेटेड क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं। आंसर होगा काइली मैकेओन। ओके, काइली मैकेओन। द गार्जियन में ये न्यूज़ है और आपको बता दूं कि 19 साल की हैं वो और ऑस्ट्रेलियाई तैराक हैं काइली मैकेओन। तो उन्होंने ये कमाल किया है। ओके, कितने कम समय में उन्होंने किया, ये रिकॉर्ड बनाया है उन्होंने। तो 100 मीटर की जो उल्टी तैराकी है, उल्टी तैराकी ऐसे होती है, 57.45 सेकेंड में इन्होंने पूरा कर लिया। 19 साल की हैं। ओके, और ये शानदार इन्होंने प्रदर्शन किया है। तो इन्हीं के साथ माना पटेल का अब वहाँ पर मुकाबला होगा, एक तरह से कहें। बहुत सारी और भी तैराक होंगी, लेकिन उनमें इनसे माना पटेल का एक तरह से संघर्ष होगा, वहाँ देखा जाएगा, ठीक है। ये वीडियो है, आप देख रहे हैं, ये स्विमिंग ऑस्ट्रेलिया ने, जो ऑस्ट्रेलिया की, चूँकि ये ऑस्ट्रेलिया से हैं तो इसलिए उसने ट्वीट किया है। तो मैंने आपको दिखाया ये वीडियो भी, इनका फ़ोटो भी दिखा देता हूँ मैं आपको, अभी आने वाली है। ओके, तो ये हैं, इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। भारत ने टोक्यो ओलंपिक गेम्स से पहले अपना ओलंपिक थीम सॉन्ग लॉन्च किया है। इसका शीर्षक क्या है? आंसर होगा लक्ष्य तेरा सामने है। ओके, लक्ष्य तेरा सामने है। तो ये थीम सॉन्ग इंडिया ने लॉन्च किया है इंडियन टीम के लिए। और भारत जो है वो 23 जुलाई से टोक्यो में ओलंपिक होने जा रहा है और उसी में अपना आधिकारिक पहला ये गाना लॉन्च किया है इंडिया ने। ओके, थीम सॉन्ग है और मोहित चौहान ने इस थीम सॉन्ग को तैयार किया है, खुद ही गाया है मोहित चौहान।
आप सुन लीजिए। और रगों में जोश है, तेरे साथ तिरंगा है, ये विजय का उद्घोष है। तू ठान ले, तू ठान ले अब। अगला क्वेश्चन लेते हैं। एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल यानी ACI ने भारत के किस इंटरनेशनल एयरपोर्ट को रोल ऑफ एक्सीलेंस के सम्मान के लिए चुना है या उसको दिया है? इंपॉर्टेंट अवार्ड होता है ये। आंसर होगा इसका कोचिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ओके, सी वाला आंसर ये सही है। लगातार 5 साल से ये अवार्ड जीत रहा है कोचिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट, और अभी तो चुना गया है, और 9 सितंबर यानी आने वाला जो महीना है, कुछ महीने बाद, जुलाई चल रहा है, अगस्त सितंबर 2 महीने बाद, तो मॉन्ट्रियल यानी कनाडा में एक आयोजित होगा कार्यक्रम, और उसी में ये अवार्ड दिया जाएगा इस एयरपोर्ट को। ये केरल का जो है काफ़ी बड़ा एयरपोर्ट है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। छात्र क्रेडिट कार्ड योजना यानी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड स्कीम किस राज्य ने जून 2021 में शुरू की, अभी हाल ही में की है? आंसर होगा इसका पश्चिम बंगाल। ओके, पश्चिम बंगाल सरकार ने इसको शुरू किया है। वहाँ की मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी, तो उन्होंने ही ये ऐलान किया है। ठीक है, ये योजना जो है वो तृणमूल कांग्रेस के घोषणा पत्र में शामिल था। स्टूडेंट्स क्रेडिट कार्ड, इसकी मदद से हायर स्टडी के लिए 10 लाख रुपए तक का सॉफ्ट लोन लिया जा सकता है। जो लोग भी पश्चिम बंगाल में पिछले 10 साल से रह रहे हैं वो इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। ठीक है, 40 ईयर तक के जो स्टूडेंट हैं वो इसको एवेल कर सकते हैं। पश्चिम बंगाल की बात हो रही है, गवर्नर कौन है? जगदीप धनखड़, और राजधानी तो पता ही है, कोलकाता है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। पुस्तक है, बुक है इट्स अ वंडरफुल लाइफ, उसके लेखक कौन है? बहुत प्रसिद्ध है राइटर। आंसर होगा रस्किन बॉन्ड। ओके, रस्किन बॉन्ड है। उनको पद्म श्री और पद्म भूषण भी पहले मिल चुका है, तो उन्होंने इस बुक को लिखा है। फोटोग्राफ आप देख रहे हैं। ओके, अच्छा, रस्किन बॉन्ड का पहला उपन्यास क्या था? रूम ऑन द रूफ। रूम ऑन द रूफ फर्स्ट उपन्यास था, काफ़ी चर्चित रहा है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। पासपोर्ट सेवा दिवस यानी पासपोर्ट सेवा डे ये कब मनाया जाता है? आंसर होगा 24 जून। ओके, क्यों 24 जून को? क्योंकि 24 जून 1967 को पासपोर्ट अधिनियम यानी पासपोर्ट एक्ट बनाया गया था, तो इसी वजह से इसको दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, कृषि विविधीकरण योजना 2021 किस राज्य ने शुरू की है? आंसर होगा गुजरात। ओके, गुजरात के मुख्यमंत्री कौन है? विजय रूपाणी, तो उन्होंने ही ये योजना शुरू की है अभी हाल ही में। और इसमें ये होगा कि आदिवासी इलाकों में जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड चीज़ें हैं उसको फ़ायदा दिलाने की कोशिश होगी सरकार के द्वारा। अलग अलग तरह की फसलों की खेती के लिए प्रोत्साहित करने, या वन उपज जो हैं जिससे आदिवासी लोग अपना जीवन यापन करते हैं, तो उसको लेकर कुछ बेहतर का काम करने का किया जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन लेते हैं। ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2021 की विजेता कौन है? आंसर होगा न्यूजीलैंड। ओके, न्यूजीलैंड ने ये मुकाबला जीत लिया। हालांकि 23 जून को ही ये जीता था। इंडिया 8 विकेट से हार गया इसमें, न्यूजीलैंड ने इंडिया को हरा दिया था। ये कुछ दिन पुराना क्वेश्चन है, लेकिन हमारे करंट अफेयर्स में ये छूट गया था, तो मैंने सोचा कि आपको इन्फॉर्म रहना चाहिए करंट अफेयर्स में। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं। निगिडी जंगल में घास की एक नई प्रजाति, उसका नाम है लोफोपोगोन प्रसन्ना, तो उसकी खोज की गई है, उसका नाम रखा गया है। तो किस राज्य का ये मामला है? आंसर होगा आंध्र प्रदेश। ओके, आंध्र प्रदेश का मामला है। वहाँ के जैव विविधता बोर्ड के वैज्ञानिक डॉक्टर कोठे रेड्डा प्रसाद ने ये जानकारी दी है। जंगल में नई तरह की घास उसकी खोज की गई है। ओके, तो इसका नाम ये दिया गया है। ओके, तो दोस्तों ये था इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। कोशिश यही है डेली आपको मिल जाया करे। और करंट अफेयर्स का पूरा इस साल का ई बुक अवेलेबल है। और आपको बता दूं कि बहुत सारे लोग आप में से कमेंट करके पूछ रहे थे कि पिछले 6 महीने का जो कंटेंट है उसका वीडियो बन जाए कुछ घंटे का, तो वो उस पर काम चल रहा है। ओके, तो वो भी आपको मिल जाएगा। ओके, और अब आज जो आपने करंट अफेयर्स देखा पूरा वीडियो, तो उसका कंटेंट PDF मेरे बगल में अवेलेबल हो गया है। ये फ्री में है आज का, क्लिक कीजिए, डाउनलोड कर लीजिए। वैसे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में
और भी PDF हैं, देख सकते हो, आपके काम आ सकता है। शेयर जरूर करना इस वीडियो को अपने तमाम दोस्तों को।